Hello, friends. Good morning, all. My name is Vinod Ram Koshal, and you are watching Physics Learning Platform. And we are going to discuss the chapter Gravitation for Class 11 Physics. In the last lecture, we discussed about the formula for gravitational field strength for hollow and solid sphere one by one. And for the deficiency of time, you can say, we were not able to complete the whole topic, that is the graph between electric field strength, or you can say the gravitational field strength, and the distance from the center of hollow and solid sphere. So without wasting any time, let us cover these topics very quickly. So our first topic is ग्राफ फॉर होलोस्फीयर। पहले हमने होलोस्फीयर पढ़ा था बच्चों, तो हम होलोस्फीयर की ही बात करते हैं। होलोस्फीयर पढ़ा था। होलोस्फीयर में हम जो ग्राफ निकाल रहे हैं, ये E वर्सेस R का निकाल रहे हैं बच्चों। मान लो इस तरफ हमने E ले लिया, इस तरफ हमने R ले लिया। यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हो गया, यहां पर डिस्टेंस हो गया। ये R0 है, यहाँ पर R बढ़ता 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 यहाँ पे बढ़ रहा है, E भी इधर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। Y में हमने E को लिया है, X में हमने R को लिया है। आपको ध्यान हो, हमने होलोस्फीयर की वजह से बाहर वाले किसी भी पॉइंट पर, मान लो ये B पॉइंट था, तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो निकाली थी, इनके बीच की दूरी R लिया था, तो ये आ गया था Gm/r²। चिंता ना करो, हम जल्दी नहीं चल रहे हैं, बाकी ये पहले पढ़ रखा है इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। सिलेबस को भी आगे बढ़ाना है बच्चों, पेपर आने वाले हैं 2 महीने बाद, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने जाना था। अगर हम कम करते करते आर को और उसके सरफेस पे आ जाएं, इस स्फीयर के सरफेस पे अगर हम आ जाएं, तो सरफेस पर ई की वैल्यू आई थी क्या, Gm/, ये स्मॉल r जो है कम होते होते कैपिटल R हो जाता है। देखो ये क्या हो गया, R = कैपिटल R, तो Gm/r² हो गया था सरफेस पे। बच्चों आपको याद हो तो एक सॉलिड स्फीयर हो या होलो स्फीयर हो, दोनों की वजह से आउटसाइड कह लो या सरफेस पे कह लो, दोनों के फॉर्मूले सेम आ रहे थे, Gm/r²। लेकिन अंदर अगर बात कर रहे हो, अगर होलो की बात कर रहे हो, होलो की अंदर की, तो अंदर हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड स्ट्रेंथ 0 आ रही थी। अंदर हर पॉइंट पे वो 0 आ रही थी, आपने देख लिया था। मैं बार बार नहीं बताऊंगा कैसे है, आप उस वीडियो को ही देखें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 0 आ गई, बस इसको ड्रॉ करना और क्या करना। देखो जब आप यहां पर हो, जब आपकी R0 है, स्मॉल r बढ़ रहा है, स्मॉल r बढ़ते बढ़ते कैपिटल R के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, फिर स्मॉल r और बढ़ रहा है और यहाँ पे। तो पहले मैं R की वैल्यू 0 लूं, R0 है तो E की वैल्यू 0, R0 E0 गई, ठीक है। फिर R की वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ी, ये बढ़ गई, E की वैल्यू 0, ये हो गई। R की वैल्यू और बढ़ी, ये बढ़ गई, और E की वैल्यू 0, ये ठीक है। और R की वैल्यू यहाँ पे कैपिटल R हो गई, यहाँ पर R की वैल्यू कैपिटल R हो गई बच्चों, यानी कि आप सरफेस पे आ गए। तब भी सरफेस पे तो खैर वैल्यू चेंज हो जाएगी, सरफेस से जस्ट पहले तक तो 0 ही था। देखो जस्ट पहले तक तो 0 था, ये आपका ग्राफ आ गया, यानी कि सेंटर से लेकर के सरफेस तक E की वैल्यू 0 थी। देखो होलोस्फीयर था, जैसे ही आप सेंटर पे आए एकदम से आपकी वैल्यू राइज करेगी। कैसे राइज करेगी, Gm/r²। G की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है 6.67 × 10⁻11। मास, जो भी मास हो उस स्फीयर का, होलोस्फीयर को डाल देंगे, और ये R उस स्फीयर का जो रेडियस है वो डाल देंगे, तो कोई वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू आने पे मान लो ये तो वो पॉइंट हो गया R = R, और इस पॉइंट पे जो वैल्यू आई मान लो वो ये आई, आपने उसको इससे मिला दिया, तो ये ग्राफ बन गया। सरफेस पे ये रहा, सरफेस से पहले, सरफेस से सेंटर तक ये है, सरफेस पे ये है। अब सरफेस के बाद जैसे आप आगे जाओगे, R की वैल्यू बच्चों, स्मॉल r की वैल्यू बढ़ती जा रही है, स्मॉल r की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जब आपको पता है स्मॉल r डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो कम आएगा। डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा तो आंसर कम आपका,
है ना, आंसर कम आ जाएगा। तो वो कम होता जाएगा, ये तो बढ़ता जाएगा, ये कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, और वो टेंड करेगा इन्फिनिटी को। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये आपका ग्राफ आ गया। देखो ये सेंटर से सरफेस तक, सरफेस पे एकदम से राइज किया, राइज करने के बाद फिर ये गिरने लगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे, मैं भी इनफैक्ट सोचता था जब स्टूडेंट था, यार कभी तो इसको कम होने को जो है गारों में दिखा देते हैं, कभी सीधी लाइन में दिखा देते हैं, ये चक्कर क्या है, कैसे ये बना देते हैं। भाई देखो, अगर ये फार्मूला ये ना होता, क्या होता, मान लो ये ऐसे ना होकर के ऐसे होता, GM बटा स्मॉल r, मतलब r की पावर 1 होता। तो अब भी अगर आप यहां से बाहर जा रहे हो, r तो हमेशा ही बढ़ रहा है, अगर फार्मूला ये हो, ये ना हो, तो क्या हो, r बढ़ रहा है तब भी e की वैल्यू कम होगी, मतलब तब भी कम होगी, लेकिन तब जो है क्योंकि r की पावर 1 है तो वो ऐसे कम होता, ऐसे कम होता। लेकिन अब r की पावर 2 है तो ऐसे कम होता है, ये हमने देख रखा है। फिर भी आप ये कहो कि नहीं सर हम ऐसे रट्टा नहीं लगाएंगे, हम तो खुद ही करके देखेंगे, तो खुद करके देख लो भाई, थोड़ी मेहनत तो लगेगी। कैसे, आप r की वैल्यू जो सरफेस के बाहर मान लो ये जो भी है, मान लो 5 मीटर है तो 5 डालो एक बार, वैसे सही तो यही है, ये गलत है बच्चों में तो वैसे बता रहा था। ठीक है, मान लो आप इसको ट्राई करके देख रहे हो तो क्या होगा, आप r की वैल्यू पहले 1 डालो, जो वैल्यू आ गई आप उसको ऐसे ऐसे तो ग्राफ बनाते हो, फिर r की वैल्यू 2 डालो, फिर वो यहां आ रहा है, मान लो 3 डालो यहां आ रहा है, 4 डालो यहां आ रहा है, फिर आप उनको मिलाते हो। तो आप चाह कर भी, अगर आप चाहो भी कि उनको सीधी लाइन से मिला दो तो नहीं मिला सकते। भाई ग्राफ को प्लॉट करने का यही तो एक मेथड होता है कि पहले उनकी वैल्यू को गोल गोल लिख दीजिए, फिर उनको मिला दो। मिलाने से हमें पता चलता है कि अगर r की पावर 2 में होती है नीचे डिनोमिनेटर में, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, व्हाट इट इज, e इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो वैसे में जब आप इनको मिलाते हो तो ये गोल बन ही जाता है, पैराबोला टाइप का। ठीक है, तो भाई ये कर्व लाइन है, तो ये आपका ग्राफ आ गया होलोस्फीयर के लिए। सॉलिड के लिए कैसे होगा बच्चों, जल्दी से सॉलिड में देख लो। सॉलिड के लिए ये आ गया सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो सॉलिड में क्या है, वैसे ही हमने एक प्लॉट बना लिया, इस तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ले लिया, इस तरफ r ले लिया, ये 0 0 है, ये आपका सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, सॉलिड वाला है। बाहर तो भाई वही फॉर्मूला, P पॉइंट पे E की वैल्यू EP इज इक्वल टू GM बटा r स्क्वायर, ये दूरी अगर r है तो वही फॉर्मूला होता है बाहर, तो सरफेस पे भी वही हो जाएगा। यहाँ पर r की वैल्यू कैपिटल R हो गया तो E सरफेस पे हो जाएगा GM बटा r स्क्वायर। बच्चों कर रखा है तो जल्दी बता रहा हूँ ना, इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, अब अगर अंदर लेते हो, अंदर किसी पॉइंट पे लेते हो तो इसमें 0 नहीं होता है, इसमें 0 नहीं होता है। फॉर्मूला क्या आया था, अगर इस पॉइंट पे लेते हो तो E इनसाइड का फॉर्मूला आया था GM R अपॉन R क्यूब, याद है बच्चों, ये फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले से देखो, पहले ये तीनों फॉर्मूले लगा दो। चलो सेंटर वाला ही देखो पहले, जब R 0 है तो आप कहां हो, आप सॉलिड स्फीयर के अंदर हो। देखो R 0 हो गया, यहां पे बैठो तभी तो r की वैल्यू 0 हुई। r होता क्या है बच्चों, बार बार रिवाइज करो, r क्या होता है, किसी मास के सेंटर से आप दूर गए ही नहीं हो, वहीं बैठे हो, दो मासेस के सेंटर के बीच की दूरी 0, मतलब आप वहीं पर चले गए, उसके सेंटर पर हो, आप यहां पर हो, r की वैल्यू 0 हो गई। तो जब r की वैल्यू 0 है मतलब आप सॉलिड स्फीयर के अंदर हैं, तो अंदर के लिए ये फार्मूला है। उन दोनों को नहीं देखोगे अंदर के लिए, केवल इसको देखोगे। तो r की वैल्यू 0 डालोगे, सब 0 हो गया, मतलब जो r 0 तो e 0, मतलब यहाँ पे तो ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा। अब r की वैल्यू आप थोड़े थोड़े बाहर गए, थोड़ा सा r बढ़ा तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनसाइड में e इनसाइड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r के। जैसे जैसे आप r बढ़ाते जाओगे, मतलब आप बाहर की तरफ आओगे, सरफेस की तरफ, वैसे वैसे e बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर इतना था, थोड़ा आगे आए तो ये बढ़ जाएगा इतना, और आगे आए तो ये इतना हो जाएगा, और आगे आए तो ये इतना हो जाएगा। e की वैल्यू देखो, यहाँ पे आए तो e की वैल्यू इतनी हो जाएगी, और आप मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन आता है। ये बच्चों देखो r की पावर 1 है यहाँ पर, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1 बटे r की 1 नहीं है, यहाँ पर 1 बटे r की पावर 2 था। r की पावर 2 मतलब कर्व में होगा,
ठीक है। यहां पर भी अगर ये r की पावर 2 में होता सामने तो ये कर्व में बढ़ता, ऐसे ऐसे बढ़ता कर्व में, और 1/r² होता तो ऐसे घटता जैसे यहां घटा था। लेकिन यहां पर पावर 2 नहीं है, 1 है, मतलब बढ़ेगा, सीधी लाइन से बढ़ेगा। अगर 2 होता तो बहुत तेजी से बढ़ता, फिर वो ऐसे एक्सपोनेंशियल कर्व हो जाता। ठीक है, तो ठीक है भाई, आपने देख लिया कि r की पावर 1 है, तो सेंटर से लेकर के सरफेस तक ये वैल्यू आ गई इसकी, ये r इज इक्वल टू r आ गया। अब हमने उसके बाहर जाना है। बाहर जाएंगे तो क्या होगा, एकदम से बाहर जाएंगे तो क्या होगा भाई, r की वैल्यू, तो बाहर के लिए ये फार्मूला है, बाहर के लिए फार्मूला है। जैसे जैसे आप सरफेस से आगे की ओर जाएंगे, जैसे जैसे आप सरफेस से आगे की ओर जाएंगे, r की वैल्यू बढ़ रही है, और ये तो वही बात हो गई भाई, या बाहर तो वही बात हो गई, E आउटसाइड क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। मतलब जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी E कम होगा, बहुत तेजी से कम होगा ऐसे, लेकिन लगभग 0 के आसपास कर दोगे, बिल्कुल 0 नहीं होता। तो ये दोनों ग्राफ हो गए बच्चों, हमने जल्दी से डिस्कस कर लिए। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं थी, मैंने दोबारा से कंसेप्ट भी बताया, फॉर्मूले भी, ग्राफ भी हमने ड्रॉ कर लिया। तो अब हम चलते हैं आगे, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आज हमने बहुत कुछ करना है बच्चों, क्योंकि हमने वाईफाई भी लगवा लिया है। अब कोई टेंशन नहीं है कि भाई वीडियो ज्यादा बड़ा हो गया तो अपलोड करना दिक्कत हो जाएगा। हालांकि टाइम इसमें भी लगता है, बट खर्चा कम हो गया ना, उसमें बहुत डाटा लगाना पड़ता है, ये अनलिमिटेड है। चलिए अब देखते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब लोग जानते हैं, इसको स्मॉल g से लिखा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। मीटर पर सेकंड क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के टाइम के रिस्पेक्ट। तो ये मीटर पर सेकंड ये हो जाता है बच्चों मीटर पर सेकंड, सेकंड बटा 1 था तो 1/सेकंड ये आ जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं, मैंने बस मन किया तो बता दिया। मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, सब लोग जानते हैं। अब हम इसको थोड़ी गहराई से जानते हैं कि कैसे इस पे थोड़ा सा और ज्यादा हम डिस्कस कर सकते हैं। मान लो बच्चों, आपको पता है दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो हमने एक मास ले लिया, मतलब एक प्लेनेट ले लिया। यूनिवर्स में कोई प्लेनेट है, ये प्लेनेट है, इस प्लेनेट पे ये इसका सेंटर है, इसका मास m और रेडियस r है। ठीक है, आप मान लो यहां पर कोई मास है, यहां पर कोई मास आपने रख लिया स्मॉल m, इन दोनों मास के सेंटर से सेंटर की बीच की दूरी जो है वो स्मॉल r हो गई, और r तो इसका रेडियस है ही, आपको पता है, ये इसका रेडियस है r। भाई यहां जो मास है, इस मास के ऊपर फोर्स लगेगा। क्या फोर्स लगता है भाई, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज गिवन बाय द न्यूटन्स, साइंटिस्ट न्यूटन। तो Fg इक्वल टू जी m1, पहले वाला मास कितना दिया है m, दूसरे वाला मास स्मॉल m बटा उन दोनों के बीच की दूरी, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी r²। इस पे बहुत जोर देना बच्चों, स्मॉल r में गड़बड़ होती है, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी Fg आ गया। अच्छा, हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। इस नाम में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, ग्रेविटी क्या, जो भी कोई प्लेनेट उसको खींच रहा है उसकी वजह से। एक्चुअल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन ही, हाँ ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन है। अब देखो बच्चों, ये कोई मास है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, तो मेरे फोर्स लगाने से पहले ये बॉडी 0 वेलोसिटी पे थी, कोई वेलोसिटी नहीं थी, रेस्ट पे थी। मैंने फोर्स लगाया तो इसमें वेलोसिटी आ गई, 0 से कुछ थोड़ी सी बढ़ी और फिर एकदम से 0 भी होगी, फ्रिक्शन ने इसको 0 कर दिया। मतलब जहां कहीं भी फोर्स होता है, फोर्स लगाते हो तो एक्सेलरेशन आ जाता है। यहां पर आप जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू ma। अगर एक्सेलरेशन निकालते हो तो वो क्या हो जाता है, F/m। अब ये भी तो आप एक्सेलरेशन ही निकालना चाह रहे हो, ये जो एक्सेलरेशन था अभी इस बॉडी में आया था, ये मैंने दिया था। और अगर आप इसकी बात करो, इस पेन में जो एक्सेलरेशन आ गया, इसकी स्पीड देखो चेंज हो रही है पहले अभी तो स्पीड 0 है, जैसे आपने छोड़ा स्पीड बढ़ी 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 और आपके सरफेस तक जाते जाते मैक्सिमम स्पीड हो जाती है। तो ये जो स्पीड में चेंज आ गया, मतलब ये जो एक्सेलरेशन आ गया इस बॉडी में, ये किसने बनाया, अर्थ ने बनाया, अर्थ ने फोर्स लगाया इसके ऊपर।
तो जो एक्सेलेरेशन होता है वो फोर्स बाय मास होता है, तो यहां पर भी एक्सेलेरेशन निकाल लो भाई। एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी बोल दिया, नोटेशन चेंज कर दिया, जी इक्वल टू फोर्स बटा मास। फोर्स कितना है, जी एम बटा आर स्क्वायर बटे में एम, मास तो एम है, एम से एम गया, तो जी की वैल्यू ये आ गई बच्चों। इसी को बोलते हैं बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है, इसकी वैल्यू होती है, आपने देख लिया। हाँ, ये जो जी की वैल्यू है ये अपने अर्थ के जी की वैल्यू है, और ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है बच्चों, ये फॉर एनी प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट के लिए ये जी का फॉर्मूला है। ठीक है, जी का फॉर्मूला है फ्रॉम द सरफेस से कितनी भी दूरी पर, ये देखो आर क्या है, सरफेस से दूरी, सेंटर से दूरी है फ्रॉम द, आप ये लगा लो कि फार्मूला हो गया आपका किसी भी प्लेनेट के लिए, और आर आपको पता है सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी होती है। अच्छा, अगर हम इसी चीज को अर्थ के लिए लगाएं, मतलब ये वैल्यू आई कैसे उसको देखें, तो देखो अब मान लो ये अर्थ है, अब हमने मान लिया कि ये एक अर्थ है। जब अर्थ अगर है तो जी क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू, भाई हर एक प्लेनेट की अपनी अपनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। आपको पता ना, चांद पे जो है ग्रेविटी कम है, मतलब वो कम खींच पाता है, तो हम जल्दी चलते हैं, वहां पे थोड़ा कूदोगे यहां पर तो वहां पे उसके लगभग 6 गुना कहते हैं कूद सकते हैं, है ना, उसकी ग्रेविटी कम है क्योंकि उसका मास कम है, उसका रेडियस कम है। देखो ग्रेविटी, ये तो जनरल फॉर्मूला है किसी भी प्लेनेट के लिए, अपनी अर्थ के लिए निकालोगे तो ये तो भाई कभी नहीं बदलना, ये तो पूरी दुनिया में, विश्व में हर जगह सेम है। तो जी की वैल्यू तो सेम रहेगी, जी एम अपना अर्थ का मास अपॉन आर, ये आर जो है बच्चों अर्थ के, अगर आप सरफेस पे बात करो, अर्थ के सरफेस पे बात करो, तो ये आर जो है, जो मान लो ये मास आपका यहां आप ले आए, यहां पे ले आए मास, तो ये आर हो जाएगा उस केस में, तो जी एम बटा आर स्क्वायर। तो अर्थ के सरफेस पे जो जी की वैल्यू होती है वो ये है बेटा, ये वैल्यू है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे ये वैल्यू है बच्चों। कभी ये मत कहना कि जी की वैल्यू हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगर ये अर्थ आपका स्फीयर है, गोला है, यहां पर जी की वैल्यू इतनी रहेगी, मान लो यहां तक इसका एटमॉस्फेयर है, ऐसे चारों तरफ ऐसे, ठीक है, गैसों का गुब्बारा है चारों तरफ, तो यहां पर तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। जैसे ऊपर जाओगे, थोड़ा बहुत ऊपर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध किलोमीटर तक, लेकिन आप 15, 16, 20, 25, 40, 50, 100 किलोमीटर चले गए तो वहां पर जी अलग हो जाएगा। अलग मतलब, अगर मान लो आपके सरफेस से, आप अर्थ के सरफेस से जो है आप चले गए 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर पे अब देखो जो मास मान लो ये ले गए 100 किलोमीटर पे, अब इस मास में अर्थ में दूरी ज्यादा हो गई, तो फोर्स कम हो जाएगा, यानी कि अब ये कम ताकत से खींच पाएगी, मतलब जी की वैल्यू कम हो जाएगी, और आप ऐसे करते 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 बहुत दूर चले गए, अर्थ के एटमॉस्फेयर को आप पार कर दिया आपने, तो आपकी जी जीरो हो जाए, मतलब अर्थ की जी जीरो हो जाएगी। अर्थ आपको बिल्कुल भी नहीं खींच पाएगी। तभी तो कहते हैं कि फ्री स्पेस में या वैक्यूम में आदमी फ्लोट करता है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर तक ही कोई बॉडी रहेगी तो अर्थ उसको खींचती है, अदरवाइज अर्थ उसको नहीं खींचती है, वो फ्लोट करते हैं फिर। तो यहां पे देखो भाई, ये अर्थ के लिए जी की वैल्यू आ गई बच्चों, इसमें आप इस जी की वैल्यू डालते हो, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। मास ऑफ अर्थ का मास कितना है भाई, 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ बच्चों ये होता है 6400 किलोमीटर। तो हम इसमें सब मीटर डालते हैं, सब एसआई यूनिट डाल रहे हैं। देखो इसकी एसआई यूनिट क्या बोली, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास को किलोग्राम में डाल दिया, तो इसको भी मीटर में डालेंगे, किलोमीटर में नहीं डाल सकते। इसको क्या लिखेंगे, 6400 इंटू में, किलो मतलब 1000 इंटू मीटर, तो ये हो गया 6400 20 1 2 3 मीटर। ये देखो 64 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 मीटर, 10 की पावर 5 मीटर। और जब आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, 10 की पावर में कोई चीज लिखते हैं तो 1.1 के बाद डेसिमल लगा देते हैं। ये मूर्खता होती है, अगर आप 700 500 475 ऐसे कुछ लिखते हो तो आपको 1 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा करके लिखना होता है। तो अगर मैं 6.4 करूं तो 10 की पावर 6 हो जाएगा बच्चों,
अगर 6.4 करता हूं तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि 6.4 जब मैं इसको 10 से भाग दूं, और आप देखो जब मैं इसको 64 इंटू 10 की पावर 5 है, अगर मैं इसको 10 से भाग दे दूं तो इसके नाम पर डेसिमल और इसके बाद ये आ गया, 10 से भाग दे दिया। ऐसे कैसे 10 से भाग दे दोगे? 10 से गुना भी तो करना पड़ेगा। गुना करेंगे तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 आ गया। तो ये इसकी रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू आ गई बच्चों। ये यहां पे डाल दो 6.4 इंटू 10 की पावर 6। इसको जब आप सोल्व करते हो, सोल्व कर लेंगे, 10 की पावर तो फटाक से खत्म हो जाएगी, और इनको करते हो तो ये जी की वैल्यू आ जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखो बच्चों, एट द सरफेस है ये। क्यों? आपने आर की वैल्यू देखो वही डाली है जो सरफेस पे है, तो सरफेस पे जी की वैल्यू इतनी होती है। और सोच सकते हो ये जनरल फार्मूला है। देखो आप सरफेस पे स्मॉल आर जो है कैपिटल आर हो गया, किसी जगह पर अगर आप ऊंचाई पर हो तो आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, आर बढ़ेगा तो जी की वैल्यू कम होगी। जैसे जैसे आप दूर जाओगे, मान लो अर्थ का ये एटमॉस्फेयर है, तो यहां पर तो जी 9.8 था, यहां जाओ थोड़ा कम हो जाएगा, कम 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 कम, यहां जाके बिल्कुल कम हो जाएगा। और इधर कोई जी नहीं है, आप अर्थ खींच नहीं पाएंगे, आप जहां हो वहीं रहोगे, आप जहां हो वहीं चल रहे हो चलते रहोगे, रुके हुए हो रुकते ही रहोगे। ये वैक्यूम आ गया बच्चों, है ना, इंटरप्लेनेटरी स्पेस आ गया। तो ठीक है भाई, आपने जी को जान लिया। अब आगे टाइम वेस्ट किए बगैर, ये तो लगभग आपको पता ही होगा शायद, अब चलते हैं ये जो जी की वैल्यू चेंज करती है। मैंने कहा कि ऊपर जाते हो चेंज करते हैं, ऊपर ही नहीं बच्चों, अगर हम अर्थ के सरफेस के अंदर भी जाते हैं तब भी ये जी की वैल्यू चेंज करती है, और तब भी कम होती है। आप अर्थ के सरफेस के अंदर जाते से आप खुदाई करके नीचे जाएं, टनल खोद दें, तो बहुत किलोमीटर आप अंदर जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होती जाती है। अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू 0 हो जाती है। अर्थ के एटमॉस्फेयर पर जहां ओजोन वगैरह आपने सुनी है, वहां पर भी जी की वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर ये अर्थ है तो अर्थ के सरफेस से अगर आप ऊपर जाओगे तो भी जी कम होता है। अर्थ के सरफेस से आप अंदर की तरफ जाते हो, सेंटर की तरफ, तब भी जी की वैल्यू कम होती जाती है। इसको आज प्रूव करते हैं। 9th क्लास में जब बच्चों को पढ़ा रहा हूं स्कूल में, तो बच्चे कहते हैं सर ये कैसे हो सकता है, तो मैं उनको सब चीजें बता नहीं सकता क्योंकि 9th क्लास है, लेकिन तुम 11th हो बच्चों, तुम्हें बताएंगे बढ़िया से। देखो कैसे कैसे इस आर की जी की वैल्यू चेंज करती है, ऊपर जाने पर भी और अंदर जाने पर भी। उसी को देखते हैं। तो हमारा टॉपिक अब बन गया वेरिएशन इन जी की वैल्यू में चेंज कैसे होता है ड्यू टू हाइट अबव अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर हमारे जी की वैल्यू में क्या क्या चेंज आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। मान लो ये अर्थ है, बहुत आसानी से मान लेते हैं अर्थ को हम। और आप मान लो यहां पर है, मतलब कोई मास जो है, या आप हो या कोई ऑब्जेक्ट है, ये मास है यहां पर m। इसका कैपिटल मास m और रेडियस r है अर्थ का, अपनी अर्थ है ये, अब की बार हमने अर्थ ही ले लिया, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है ये स्मॉल r है। अब देखो इस मास पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या फोर्स लग रहा है, एक इसका वेट होगा। वेट क्या होता है? W मतलब mg। तो यहां पर एक वेट लग रहा है इसका, वो है mg। वेट क्या होता है? फोर्स ही होता है। एक फोर्स तो ये है, और दूसरा न्यूटन लॉ क्या कहता है? G/m/r²। न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन लॉ से क्या हुआ? न्यूटन लॉ से कहते हैं ग्रेविटेशन से कि Fg इज इक्वल टू G, एक m दूसरा m बटा उनके बीच की दूरी, ठीक है। तो भाई ये भी बात सही है, ये भी सही है, सबने मान कर दोनों को इक्वल कर दो। दोनों को इक्वल करोगे तो क्या आ जाएगा? mg इज इक्वल टू G/m बटा r²। ठीक हो गया, m से m गया, वही g आ गया आपका। अब देखो बच्चों, ये जो स्मॉल r है, ये एक्चुअल में ये तो आपका r हुआ, ये भी r, ये भी r, सारे r हैं। हमने ढंग से नहीं बनाया तो क्या हुआ? वैसे आप कहोगे कि सर अर्थ तो स्फीयर है नहीं, कभी तो कहते हो अंडाकार है, इलिप्सोइडल है। बच्चों हाँ ठीक है, लेकिन इलिप्स को लेकर के या उसकी जो एग्जैक्ट शेप है उसको लेकर के तो आप कुछ कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते, फिर आपको कोई फायदा ही नहीं मिल पाएगा। ये सब पढ़ाई हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम किसी रिजल्ट पर पहुंचे तो कुछ अज्यूम करके चलते हैं कि उसके आसपास का ही तो कुछ वैल्यू मिल जाए। तो आसपास को लेने के लिए ये अजम्पशन होते हैं बहुत सारे फिजिक्स में। तो यहां पर आपने ये जी की वैल्यू निकाल लिया।
अब देखो बच्चों आर की वैल्यू डालो, आर है क्या, स्मॉल आर है क्या, कैपिटल आर, देखो ये तो कैपिटल आर हुआ, और आप इतनी हाइट पर गए हुए हो, तो स्मॉल आर क्या है बच्चों, वो है कैपिटल आर प्लस में एच, इसकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, g इज इक्वल टू जी एम बटा में स्मॉल आर की वैल्यू है आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक चीज हमने पढ़ी थी, स्मॉल जी की वैल्यू क्या आ रही थी, देखो यहाँ पर स्मॉल जी अभी हमने जो निकाला था अर्थ के लिए, वो था जी एम बटा आर स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ अर्थ, आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ, तो स्मॉल जी की वैल्यू होती है बच्चों जी एम बटा आर स्क्वायर। यहां पर मैं हर एक एक्सप्रेशन को कुछ कुछ ऐसे रिजेम्बलेंस बनाऊंगा कि उसमें ऐसा कुछ दिखने लगे, ऐसा कुछ जहां भी दिखेगा ये जी एम बाई आर स्क्वायर, उसको मैं स्मॉल जी लिख दूंगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। देखो g इज इक्वल टू, इसमें मैं g जैसा ढूंढूंगा, जी से जी कट जाएगा, g इज इक्वल टू जी एम बटा, नीचे जो है बच्चों ये स्क्वायर था आपका, मैंने r कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 प्लस एच बाई आर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या लिखेंगे, और देखो ये जो हम g लिख रहे हैं g नहीं है बच्चों, देखो अभी हमसे गड़बड़ हो गई है। आप भी देखिए, जब आप किसी हाइट पर गए हुए हो, आपको क्या पता कितने, बहुत ऊंची हाइट है, मान लो आप एवरेस्ट पे गए हुए हो, तो वहां पर जी नहीं बल्कि जी डैश होगा, तो आपका वेट जो होगा वहां पर एम मास में वेट एम जी डैश होगा, एम जी नहीं होगा, क्योंकि जी वैल्यू तो सरफेस पे थी भाई, वो तो ऊंचाई पे चले गए, तो एम जी डैश बच्चों, एम जी डैश, तभी तो जी डैश की वैल्यू आएगी। इधर सब सही है, तो जी लिखो, एम लिखो, नीचे देखो ये स्क्वायर जो था मैं आर पे भी डाल दूं, और ये मैं 1 प्लस एच बाई आर पे भी डाल दूं, ठीक बात है, दोनों पे कर दिया। देखो आर और ये चीज मल्टीप्लाई में थी ना, आर और ये वाली चीज, एक तो आर और एक ये सारी चीज मल्टीप्लाई में थी, तो स्क्वायर इस पे भी आ गया, इस पे भी आ गया, तो इसको क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं बच्चों। देखो तो जी डैश इज इक्वल टू जी बटा 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, तो बच्चों यहां से जी डैश क्या हो जाता है, जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2 कर दूं, ऊपर ले आए। अब यहां पर एक एक्सपेंशन लगाते हैं, बायोनोमियल एक्सपेंशन, मैथमेटिक्स में बायोनोमियल एक्सपेंशन, मैथमेटिक्स में बच्चों एक थ्योरम है जिसमें यह कहा जाता है कि अगर 1 प्लस में ये जो चीज होती है, अगर ये बहुत छोटी हो तो इस पावर को आगे ले आते हैं। बहुत छोटी क्यों है भाई, देखो इसमें क्वेश्चन लगाता हूं, मतलब ध्यान से एक क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है, इफ अगर ये हाइट जो आप ले रहे हो ये बहुत बहुत छोटी हो आर की तुलना में, यानी कि आप कुछ मीटर गए हो, 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर 1.5 किलोमीटर तक गए हैं, मतलब एच बहुत छोटी है, ये तो 6400 किलोमीटर है, तो एच बाई आर का जो रेशियो है, ये अगर बहुत छोटा है तो एच बाई आर जो है वो लगभग 0 आ रहा है, एच बाई आर 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत छोटी ये चीज आ रही है, देखो ये बहुत छोटी ये बहुत बड़ी, तो बहुत छोटी है, इनके 0 आ रही है, तो उस केस में आप जी डैश को लिख सकते हो, उस केस में आप क्या लिख सकते हो, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस ये 2 को आगे कर देते हो 2h बाई आर। ये क्वेश्चन आपको देखना है, ध्यान देना है यहां पर कि अगर ये हाइट बहुत कम है, मीटर्स में है या 1 आध किलोमीटर में है, तो फॉर्मूला ये लगा लेना, अदरवाइज ये फॉर्मूला तो बच्चों है ही, अदरवाइज ये फॉर्मूला तो है ही। जी डैश मतलब किसी हाइट पर, आप बहुत ऊंची हाइट पे चले गए या छोटी हाइट पे भी हुई तो जनरल फॉर्मूला हो गया, तो उस हाइट पर जी की जो बदली हुई वैल्यू है, मतलब जी डैश जो है वो क्या होगा, ओरिजिनल जी को इतने फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। ये समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। हमने किया क्या, बस उस मास पर फोर्स देख लिया, एक तो क्या होगा उसका वेट होगा, और वेट क्या होता है एम जी, अब जी भी तो डिपेंड करता है ना वहां पे कितना है, अब यहां पर तो जी ही है, यहां पर तो जी की वैल्यू 9.8 है, लेकिन जब आप यहां चले जाओगे तो वहां जी थोड़ी होगा, कुछ चेंज होगा, जी से कम होगा, मान लो 4 या 5 5.25, तो मान लिया भाई पता नहीं जी डैश है, तो जी डैश लिख दिया, और इधर आप जानते हैं करते करते आ गए यहाँ। ठीक है, अब ये तो आ गया हाइट की वजह से, ठीक है। अब हम निकालते हैं भाई, मैं यहां देख लूं जरा, इस बोर्ड को यूज करें। अच्छा, अब देखो ये आपका आपने लिया ड्यू टू हाइट, अब हम लेते हैं ड्यू टू डेप्थ की वजह से, ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ की वजह से वेरिएशन, डेप्थ की वजह से वेरिएशन बच्चों क्या होगा डेप्थ की वजह से, मान लो ये आपका अर्थ है, ठीक है,
इस अर्थ में ये सेंटर है, आपने एक टनल खोद रखी है, आप उसमें गहराई में आ रहे हो और गहराई में आते आते जो भी मास था आपका या आपके ऑब्जेक्ट का वो ये m यहां पहुंच गए, तो वो सरफेस से आप मान लो इतनी गहराई में आ गए, सरफेस से आप डी गहराई पे डेप्थ में आ गए, तो हाँ इतने डेप्थ में आ गए। उसके बाद देखो ये जो सेंटर से अर्थ का सेंटर और आपके मास का सेंटर के बीच की दूरी को आप आर बोलते हो, इसके बीच की दूरी को आप आर बोलते हो। देखो भाई ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पर क्या क्या फोर्स लग रहा है इस मास पे, एक तो इसका वेट होगा, यहां पर वेट क्या होगा, जो भी यहां पे जी रही होगी, ये तो श्योर है कि वो जी नहीं रही होगी, मतलब 9.8 नहीं रही होगी, जिसको आप 10 बोलते हो लगभग, वो नहीं रही होगी, उससे कम हो जाती है। बताया हमने सरफेस से अंदर भी कम ऊपर भी कम, तो कुछ कम पता नहीं कितनी है उसको जी डैश मान लेते हैं, कुछ चेंज है जी में उसको जी डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्स क्या लगा बच्चों, एक तो एम मास था इसका, भाई मास तो बदलेगा नहीं, मास क्या है कंजर्वेशन ऑफ मास, जहां भी ले जाओ, सन पे ले जाओ, मून पे, नेपच्यून, प्लूटो कहीं ले जाओ, मास मास ही रहेगा, किलोग्राम कभी बदलता नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मास इज देयर, तो मास तो उतना ही रहेगा। लेकिन जी बदल गई, जी बदल गई तो बदली हुई जी से मल्टीप्लाई होकर इसका ऊपर फोर्स लग गया टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। और दूसरा क्या लिखोगे ग्रेविटेशन लॉ से, ग्रेविटेशन लॉ से क्या लिखोगे भाई, जी पहले वाला मास, अब की बार मास देखो क्या डालोगे बच्चों, इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाने की जरूरत है, बड़ा मैं ऐसे बना रहा हूं, देखो जब आप यहां पहुंच गए हो तो अर्थ का ये वाला मास, अर्थ का ये वाला मास, ठीक है, तो जी ये जो मास है इसको एम डैश बोल दिया बच्चों ने, इसको हमने एम डैश बोल दिया, और बाहर सारा मास तो जो था अर्थ का वो एम था, पूरा मास जो था वो एम था। लेकिन जब आप किसी गहराई में आ गए, इतना आ गया मान लो, देखो हमने यहाँ पे पहुंच गए, टनल खोद रखी है हमने, यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ पहुंचने के बाद ये जो मास है ये एम डैश हो गया, बाहर वाला m2, जैसे कल हमने m1 m2 माना था, तो जो ये बाहर वाला मास है, ये वाला जो मास है, इसकी वजह से तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्यों, जितना इधर वाला लग रहा है वो कट जाएगा। मतलब आप ये समझ लो जब आप यहां बैठे हो तो बाहर वाले जो आपका ये सरफेस है इसकी वजह से तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी होलोस्फीयर के अंदर आप हो, और होलोस्फीयर के अंदर आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यानी जी की वैल्यू 0 होती है। तो अब जी यहां पे लगेगा केवल इस मास की वजह से, एम डैश की वजह से, इसकी वजह से लगेगा केवल, ठीक है। और इसकी वजह से क्या लगेगा भाई, देखो जी और मास क्या लिखूं यहाँ पे, एम नहीं मैं एम डैश लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो, मैं जब यहां पे आ गया किसी गहराई पर, ऐसे चलते 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 किसी डेप्थ पे आ गया, यहां पे आने के बाद मेरे ऊपर जो मास अफेक्ट कर रहा है, जो मास मेरे पे फोर्स लगा रहा है, वैसे लगा सारा रहा है, पीछे वाले भी लगा रहा है, लेकिन पीछे वाले का अफेक्ट नहीं है कुछ भी, सिर्फ इस वाले मास की वजह से फोर्स लगेगा। तो जी एम डैश मतलब ये मास हो गया, एक छोटा मास जो अपना खुद का है, बटा इनके बीच की दूरी कितनी है आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो m से m कट गया तो g डैश की वैल्यू आ रही है भाई g m डैश बटा r स्क्वायर। अब m डैश कैसे निकालें भाई, आप मान लो 10 किलोमीटर अंदर चले गए, तो 10 किलोमीटर जाने के बाद जो पीछे मास छोड़ दिया आपने उसको छोड़ो, जो रह गया वो मास कितना होगा अर्थ का, वो निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आप ये मान लो कि अर्थ की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है तो ये निकाला जा सकता है, और आप मान ले अर्थ एक सफीर जैसा है लगभग लगभग, तो अर्थ की जो डेंसिटी है बच्चों, यहां पर हम एक अजम्पशन लेंगे, अजम्पशन क्या हमने उसमें भी लिया था सॉलिड स्फीयर के केस में, कि भाई हमारी अर्थ जो है उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, डेंसिटी वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी रादर, डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, तो उसकी डेंसिटी को आपने यूनिफॉर्म मान लिया। जब यूनिफॉर्म मान लेंगे तो डेंसिटी होती क्या है, मास पूरे अर्थ का मास, पूरे अर्थ का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, एक सफीयर का वॉल्यूम होता है, पूरा रेडियस आर था, तो ये हो गया, ये पूरी डेंसिटी हुई अर्थ की। तो भाई जो डेंसिटी इस पूरे अर्थ की है वही डेंसिटी आप कहीं से भी थोड़ा सा मटेरियल ले लेंगे उसकी वही डेंसिटी होनी चाहिए। तो जो मास आपके पास अब रह गया, जो आपके काम का मास रह गया, जो इफेक्टिव मास रह गया, उसकी डेंसिटी भी वही होनी चाहिए, बस यहीं से उसका मास निकल आएगा। देखो यहां से आपको पता है डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम,
तो इतने वाले मास को अगर आप निकालते हो तो इन दोनों की गुना कर लेते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाता है बच्चों, मास हो जाता है। ठीक है, तो मास आपको ये एम डैश निकालना है। अगर आपको एम डैश निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसी का वॉल्यूम, जिस मास का, जिस ऑब्जेक्ट का आप मास निकाल रहे हो उसी का तो वॉल्यूम डालोगे। तो यहां पर वॉल्यूम डाल दो इसी का, इसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, जो इसका रेडियस है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपके पास एम डैश आ गया बच्चों, क्या आ गया, एम डैश आ गया। इस एम डैश को मैं यहां लिख लेता हूं, इस एम डैश को मैं यहां लिख लेता हूं। एम डैश की वैल्यू आ गई बच्चों रो, और रो क्या है, रो ये रही, रो को भी पुट कर दूं, चलो m/4/3 पाई आर क्यूब, ये तो रो आ गया। इनटू में रो के, मैंने रो की वैल्यू डाल दी यहां पे देखो, ठीक है। एम डैश क्या है, रो, रो की वैल्यू ये है, ठीक है, यहां पे मैंने ये सब डाल दिया। तो एम डैश इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, वीडियो में बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। 4/3 से 4/3 काट दो, पाई से पाई काट दो, तो एम डैश की वैल्यू आ जाती है एम आर क्यूब बटे में आर क्यूब। सही हो गया, यहां से आपकी एम डैश आ गई। बस इस एम डैश को आपको यहां पुट करना है। तो बच्चों देखो, जो आपका ये आ गया था, मैं इसको वहां लिख लेता हूं, मेरे पास स्पेस है, इस जी डैश को मैं वहां लिख लेता हूं, यहां लाइन लगा लेते हैं, और इस जी डैश को मैं यहां लगा लेता हूं। जी डैश क्या आया, जी डैश आया हमारा जी एम डैश, और एम डैश क्या है बच्चों, ये रहा एम डैश, कैपिटल एम की टर्म में आ गया, बहुत सही हो गया, आर क्यूब बटा आर क्यूब। ये मेरा था ओनली एम डैश। तो बच्चों देखो, ये जो फॉर्मूला था जी एम डैश, जी तो मैंने कहीं लिखा, एम डैश की जगह मैंने ये पुट कर दिया यहां पे, ये एम डैश है बटा आर स्क्वायर, जी एम डैश बटा आर स्क्वायर, जी एम डैश बटा आर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखो, अब क्या करेंगे भाई, ये आर डैश बाई 1 है, ऊपर जाके 1/r, जी डैश इज इक्वल टू जी एम आर क्यूब बटे में आर क्यूब, और ये 1/r स्क्वायर हो जाएगा ऊपर जाकर के 1/r स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कट करके यहाँ पे आर रह जाएगा, तो यहां पर जी डैश की वैल्यू आती है जी एम आर बाई आर क्यूब। देखो वही आ गई जो उस दिन आई थी हमारी, ठीक है। तो जी डैश की वैल्यू आ गई है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो आप खुदाई करके टनल में आप किसी गहराई पे चले गए, मान लो 500 किलोमीटर अंदर चले गए, तो 500 किलोमीटर अंदर जाने पर जो जी डैश की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 24, और जो भी आप चले गए, जैसे मान लो 500 किलोमीटर चले गए, तो 500 इंटू 1000 मीटर बटे में 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 इंटू 10 की पावर 6, उसका क्यूब कर देंगे और निकालेंगे तो जीडीएस की वैल्यू आ जाएगी। ये श्योर है कि वो 9.8 से कम ही आएगी, क्योंकि आप अंदर गए हैं। अब देखो, अब बच्चों ये जो आर है, आर क्या है, यहां पर जो आर है आपका, आर हमेशा, मैं बार बार बोलता हूं, आर होता है सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी। अभी आप यहां पहुंच रहे हो, यहां पर पहुंचे हो डी गहराई पर, डी डेप्थ पर, तो यहां पहुंचने पे ये चीज तो डी हो गई, लेकिन ये चीज आर हो गई, इसका सेंटर ये आर हो गया। तो स्मॉल आर क्या होता है बच्चों, यहां पर स्मॉल आर होता है कैपिटल आर में से डी घटा दो, देख लो स्मॉल आर क्या होगा, कैपिटल आर, उसमें से डी घटा दो, ये बच जाएगा। तो स्मॉल आर की वैल्यू में डाल रहा हूं, जी डैश बन जाएगा जी एम, स्मॉल आर है आर माइनस डी बटे में आर क्यूब, और आर क्यूब को मैं आर स्क्वायर इंटू आर कर दूं, आर क्यूब को आर स्क्वायर इंटू आर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इससे फायदा ये हो गया, ये जी हो जाता है, मतलब हमें पता चल जाएगा जो बदला हुआ जी है वो ओरिजिनल जी से कितना कम हो गया। आप यू कैन मेक ए कंपैरिजन, आप कंपैरिजन कर सकते हो ओरिजिनल जी के साथ बदला हुआ जी कितना कम हो गया। तो जी डैश इज इक्वल टू जी, इसको जी लिख दिया, आर माइनस डी बटा आर, इसको और सिंपल कर लो थोड़ा सा, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, 1 माइनस डी बाई आर। तो ये बच्चों आपका जी डैश आ गया। किसी गहराई पर जी डैश इतना होता है, किसी ऊंचाई पर जी डैश इतना होता है, ये आपको पता चल गया। मैं चाह रहा था कि इस पे कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए जाएं, एक बार चेक कर लेते हैं कितना हो गया है। ऑलरेडी 40 मिनट हो गया है। बच्चों ज्यादा देखना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि एग्जाम का टाइम है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आगे हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
तो मेरा आपसे यही है कि भाई जो है आप अपनी पढ़ाई करते रहें और टाइम वेस्ट ना करें, एग्जाम टाइम आ गया है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय।